नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन की तरफ से है, जिनको अभी प्राइमरीली हम तेजस में इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 97 तेजस MK1 को खरीदने का फैसला किया गया था, जिसके बाद HAL की तरफ से भी एक स्टेटमेंट इशू किया गया था, जिसमें HAL की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी तेजस की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करना चाहते हैं और अभी जब साल भर में बस 16 ही तेजस को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको आगे चल के 24 से 28 तक इंक्रीज करने का फैसला किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर HAL अपनी तेजस की प्रोडक्शन लाइन को एक्सपेंड कर भी लेता है और साल में 24 तेजस को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपनी फैसिलिटी बना भी लेता है, तब भी ये संभव नहीं होने वाला था, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वहाँ पर साल भर में बस 20 ही इंजन को बनाया जा सकता है, जिस वजह से वो HAL की डिमांड के मुताबिक इंजन को डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है और जब तक HAL की तरफ से अपनी प्रोडक्शन लाइन को एक्सपेंड किया जाएगा और पूरी तरीके से ऑपरेशनल किया जाएगा, उससे पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग इंजन मैन्युफैक्चरिंग लाइन को एक्सपेंड करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अभी HAL की तरफ से ही उनको एडिशनल 97 इंजन के लिए इमीडिएट ऑर्डर मिलने वाली है और इसके बाद बोइंग की तरफ से भी T7A रेड हॉक प्रोग्राम के लिए उनको इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी जनरल इलेक्ट्रिक को इन इंजन की काफ़ी ऑर्डर मिलने वाली है और इसी वजह से वो अपने इंजन की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने वाले हैं। बीच में इस इंजन का डिमांड थोड़ा कम हो गया था, जिस वजह से वो प्रोडक्शन रेट को थोड़ा रिड्यूस कर दिए थे, लेकिन अभी जैसे कि इंजन का डिमांड थोड़ा बढ़ने वाला है, तो उसी हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने वाले हैं। लेकिन तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक की 404 IN20 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बोइंग की T7A रेड हॉक की बात करें तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक की F404-103 सीरीज का इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लगभग सेमी इंजन है, लेकिन ये तेजस में इस्तेमाल होने वाले इंजन से लगभग 1300 पाउंड के आसपास कम थ्रस्ट को जनरेट करने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल कहा जाता है। अभी भारत ऑफिशियल इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने लगा है और अभी रिसेंटली भारत की तरफ से इस मिसाइल की पहली बैच को फिलीपींस को डिलीवर किया गया है। अब फिलीपींस के बाद अभी तक कई देश हैं जो कि ब्रह्मोस को एक्वायर करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी पता चला है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अभी एक्टिवली 3 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के बारे में बातचीत किया जा रहा है। हो सकता है फिलीपींस की तरफ से ब्रह्मोस को खरीदने के बाद और एक्वायर करने के बाद बाकी देशों की तरफ से भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है और उन सभी का चाइना एक कॉमन एनिमी है, तो वो सभी इसको एक्वायर करना चाहते हैं और ये एक तरीके से भारत के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मल्टीपल देश होंगे जिनके पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद रहेगा, जिस वजह से चाइना आगे चल के अपनी मन के हिसाब से दादागिरी नहीं कर सकता है। जेन्स डिफेंस की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत करना शुरू किया जा रहा है, लेकिन वो ब्रह्मोस की लैंड बेस्ड वेरिएंट को नहीं बल्कि इसकी एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को हासिल करना चाहते हैं। वैसे ब्रह्मोस की वर्तमान की जो एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है उसको सिर्फ Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट ही कैरी कर सकते हैं और इन तीनों देश के पास Su-30 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिस वजह से यहाँ पे चांसेस बने रहते हैं कि ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को भी इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वरना आगे चल के वो ब्रह्मोस NG को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे कि उनके पास Su-30 प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो वो वैसे ही ब्रह्मोस की करंट एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को ही ऑपरेट कर सकता है और ये चाइना के लिए एक बहुत ही बुरी खबर होने वाली है। अगला अपडेट स्टार मिसाइल की तरफ से है। जब इनिशियली इस मिसाइल को डेवलप करना स्टार्ट किया गया तो इसके बारे में बताया गया था, तब इसको एक सुपरसोनिक टारगेट की तरह डेवलप करने की बात की गई थी, यानी कि इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक टारगेट की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला था और इसे अलग अलग तरह की एक्सरसाइज के दौरान या किसी भी वेपन को टेस्ट करते दौरान इसको टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी रिसेंट टेस्ट के बाद ये बात बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से अभी इस मिसाइल में काफ़ी चेंजेस किया जा रहा है, क्योंकि पहले जब इसको एक नॉर्मल सुपरसोनिक टारगेट की तरह इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, अभी इसको एक एक्चुअल एयर टू एयर मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। रिसेंट टेस्ट के बाद ये बात बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर तक होने वाली है और जैसे कि एक रैमजेट पावर मिसाइल होने वाले तो इसको मिट्योर मिसाइल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन फर्क इतना होगा कि इसमें रैमजेट मोटर के साथ लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि मिट्योर मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और हमारी जो
SFDR मिसाइल है उसमें भी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होने वाला है। फिलहाल अभी इस मिसाइल को तेजस MK1 में भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया। DRDO के मुताबिक इस मिसाइल को खास करके स्लो मूविंग टारगेट जैसे कि दुश्मन की AWACS, एरियल टैंकर या सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और तेजस में इसको इंटीग्रेट करने से तेजस की VVR कैपेबिलिटी कई गुना बेहतर होने वाली है। इसके अलावा ये मिसाइल एक डुअल यूज मिसाइल भी होने वाली है, क्योंकि इसको एक एयर टू एयर मिसाइल के अलावा एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसे हम एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा DRDO की तरफ से बताया जा रहा है। और जब हम इसको एयर टू ग्राउंड मिसाइल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका रेंज करीब 600 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, जो कि अगेन तेजस MK1 की स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी बेहतर करने वाला है। तो इसे तेजस MK1 की फायर पावर भी कई गुना बेहतर होने वाली है। साथ ही अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि तेजस MK1 में हैमर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ओरिजिनली हैमर मिसाइल्स को रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए खरीदा गया था, लेकिन 2021 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हैमर मिसाइल की कुछ किट्स को एक्वायर किया गया था, जिनको इस्तेमाल करके अभी इसको तेजस MK1 में भी इंटीग्रेट करने की बात की गई है। अगला अपडेट AWACS की तरफ से है। अभी की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर 6 AWACS मौजूद हैं, जिनमें से 3 हमारे फाल्कन AWACS हैं और 3 हमारे नेत्र मार्क 1 AWACS हैं, जो कि देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ के मुकाबले काफ़ी कम है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल 12 AWACS को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिनमें से 6 नेत्र MK1 और 6 नेत्र मार्क 2 AWACS होने वाले थे। इनमें से नेत्र MK1 करंट नेत्र मार्क 1 AWACS का एक अपडेटेड वेरिएंट होने वाला है और नेत्र मार्क 2 एक कंप्लीट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होने वाली है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग नेत्र मार्क 1 और मार्क 1 एयरक्राफ्ट के ERJ-145 एयरक्राफ्ट के बदले A321 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाले, जो कि हमको करीब 280 डिग्री से 300 डिग्री के आसपास एंगुलर रडार कवरेज को प्रोवाइड कर पाएगा, जबकि नेत्र मार्क 1 बस 240 डिग्री के आसपास कवरेज को प्रोवाइड कर पाता है। पर अभी एक टॉप डिफेंस साइड की तरफ से बात क्लेम किया जा रहा है कि अभी DRDO की तरफ से एक नए रडार डोम को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि पूरे 360 डिग्री का कवरेज कर पाएगा। यानी कि ये हमारी फाल्कन AWACS के टाइप्स का रडार होने वाला है, जिसे वैसे ही किसी एरियल प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट करना पड़ेगा, यानी कि IL-76 की तरह किसी बड़े साइज के AWACS के ऊपर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी नेत्र मार्क 1 और मार्क 2 में हम एक साइड माउंटेड AESA रडार एंटीना का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 रडार एंटीनाज को हम साइड बाय साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइंट करके ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे जो फ्रंट और रियर साइड होता है वहां पर कुछ एंगल वॉइड रह जाता है, लेकिन डोम एंटीना के साथ ऐसा कोई भी एंगल मौजूद नहीं रहेगा जो कि वॉइड रहेगा, क्योंकि ये एंटीना लगातार रोटेट करने वाला, जो कि हमको पूरे 360 डिग्री कवरेज दे पाएगा। लेकिन फिलहाल इसको आने में कम से कम 10 साल का समय लगने वाला, और इस दौरान हम नेत्र MK1 और MK2 जैसे एयरक्राफ्ट को अपने सर्विस में इंडक्ट करने पर जोर देने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।